अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसको लेकर के हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 3 फार्मूला है। इस फार्मूला से अलग कोई भी फार्मूला गढ़ने में न तो सक्षम हो पाएंगे और न ही कोई तीसरा फार्मूला आपको समझ में आएगा। साफ तौर पे जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, दोनों में से अगर जोड़ घटाव करके देख लें आप तो 68 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है विधानसभा में। कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो है वो सभी मुख्यमंत्री के दावेदार है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बिहार में बिल्कुल चुनावी साल में इसी तरह की कई बातें देखने को मिल रही हैं और लगातार जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा हर्डल अगर कुछ है तो वो है सीट शेयरिंग का समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और उससे पहले नीतीश कुमार का दिल्ली जाना। इसके अलावे दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने जो बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ, अपनी टीम के साथ, चिराग पासवान के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो अलग अलग बैठकें की, उन बैठकों से निकल करके क्या आया, ये बात हमने आपको बताई है। इन बातों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अभी तक सीट शेयरिंग के समझौते, और पिछली बार आप अक्सर देखते होंगे कि परिवार में अगर 4 लोगों के रहने का या 5 लोगों के रहने का सेटअप बना हुआ है और उसमें 10 लोग अलग से गेस्ट आ जाए तो सोने के लिए आपको चादर बिछानी पड़ती है जमीन पे या फिर अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। बिल्कुल वही स्थिति एनडीए गठबंधन में हो गई है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में ये 5 दल एक साथ कभी नहीं रहे हैं। किसी भी चुनाव की आप देख लें तो 2005 से जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं तब से लेकर के अब तक 2 दल, 3 दल, 4 दल, 5वां दल अगर होता भी है तो वो रहता ही नहीं है। हमने 2020 में देखा, इससे पहले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव की बात कर लें तब भी यही स्थिति थी और इन्हीं सब समस्याओं के चलते गठबंधन में दरारें पड़ती हैं। 2020 में भी हमने देखा, 2015 में भी हमने देखा और हम लगातार इस बातों की चर्चा भी करते आ रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसको लेकर के हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 3 फार्मूला है। इस फार्मूला से अलग कोई भी फार्मूला गढ़ने में न तो सक्षम हो पाएंगे और न ही कोई तीसरा फार्मूला आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक फार्मूला वो है जो लोकसभा के आधार पर विधानसभा में कितनी सीटों पे आपको बढ़त मिली है, उसके आधार पर जब सीटों का तय किया जाता है तो उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, दोनों में से अगर जोड़ घटाव करके देख लें आप तो 68 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है विधानसभा में। वहीं 72 सीटों पे नीतीश कुमार को, 29 सीटों पे चिराग पासवान को और बाकी के लोगों को इसी तरह से बढ़त मिल रही है। इसके आधार पर जो आगे की रणनीति बन रही है उस रणनीति में एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस समीकरण के बाद जो दूसरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है कि नीतीश कुमार 101 का फॉर्मूला तय कर लें और आगे 41 सीटें जो हैं उसको लेकर के वो अलग से बात कर लें। उन 41 सीटों में से आप कैसे समझा पाएंगे इन तीनों दलों को, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चिराग पासवान 40 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है और बाकी के जो दल हैं 20-20 सीटों का उन्होंने बता दिया है। अब आपको ऐसा समझना है, आपको समझना पड़ेगा इसको। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ नहीं कहा कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटें उनको चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2015 वाला फॉर्मूला पर हमें सीट चाहिए। इसका मतलब कि 2015 में उनको 23 सीट मिली थी और वही 23 सीट उनको चाहिए, यानी 20 से ज्यादा सीटें उनको चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप बात देखते हैं तो साफ तौर पे जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद, दिल्ली वाली मीटिंग के बाद वो पटना आए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की आते हैं बिहार उसके बाद से चिराग पासवान के भी बोल बदल जाते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी, एक बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित भी किया और उससे पहले जो पटना में हुआ वो बातें हमने आपको बताई हैं। पूरी तरह से उनकी जो रोड शो वाली जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो पूरी तरह से फ्लॉप रही। प्रधानमंत्री के अगर रोड शो में सड़क पे खाली जगह नजर आया, बैरिकेडिंग के बावजूद, सारी व्यवस्था के बावजूद अगर नजर आया, फिर हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं या किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन एक बात तो जरूर कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो है वो सभी मुख्यमंत्री के दावेदार है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। सुशील मोदी के समय में कार्यकर्ता हुआ करते थे। सुशील मोदी खुद भी जिस तरह का एक्ट करते थे और चाहे जितनी भी गुटबाजियां होती थी, लेकिन सभी गुट को यह निर्देश उनका रहता था कि अगर आपने
अपने लोगों को अपनी भीड़ नहीं दिखाई, अपना समर्थक नहीं दिखाया, अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो आप टिकट से वंचित हो जाएंगे। और इस डर से लोग अपना काम किया करते थे। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है तो खाली मुख्यमंत्री ही नजर आएंगे। ऊपर से नीचे तक आप लिस्ट देख लीजिए, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं बिहार में, वो सभी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और सभी को लगता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए हमें तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, बाकी कार्यकर्ता है अपना कर लेंगे। और कार्यकर्ता समझते हैं कि जब उनको मुख्यमंत्री बनना ही है तो हम किस गुट में जाए भाई। ये गुटबाजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तो परेशान कर रही है, दूसरा पिछले 20 सालों में या कहा जाए तो 35 सालों में सुशील मोदी को बहुत हद तक तैयार किया गया था कि वो चेहरा नजर आते थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसके बाद कोई भी अगर दावा करता है कि मैं चेहरा हूं तो वो गलत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक चेहरा नहीं हुआ जिसके सामने खड़ा होकर के लोग कहे कि नहीं यही हमारे नेता है। जैसे ही ये बात सामने आती है, कई चेहरे सामने खड़ा हो जाते हैं और कई कूटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। इस फ्लॉप शो के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रतिष्ठा बचाई विक्रमगंज में, खुद मंच पे खड़ा हुए और खुद नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने गाड़ी पे खड़ा होकर के रोड शो किया। ये दिखा कि भीड़ वहां थी, भले ही उस भीड़ का हिस्सा और उस गाड़ी पर एक और शख्स थे, सम्राट चौधरी, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगह चौंके भी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को कई क्रेडिट भी दिए। और ये बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि चिराग पासवान सहित बाकी के लोगों के लिए एक निश्चित रूप से अलार्म जरूर था। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई, ये सभा खत्म हुई, उसके बाद चिराग पासवान ने तत्काल रातों रात एक्शन लिया, फैसला लिया और उसी सासाराम में उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने जो बातें कही है वो बातें तो आपने सुनी होगी, भारत लाइव पे हमने उन बातों को रखा है। लेकिन उन बातों में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कहा कि आप जो सामने बैठे हुए लोग हैं, आपकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूं। और आप ये बात सोच लीजिए कि मीडिया में जो बातें चल रही है, कुछ लोग मीडिया के अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये बातें कर रहे हैं, आंकड़े सेट कर रहे हैं, कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। हो सकता है उसमें भारत लाइव को भी शामिल करते हो, क्योंकि मीडिया में तो हम भी हैं और हम भी बार बार ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान एक निश्चित आंकड़े से नीचे नहीं जाने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान ने एक बात तो स्थापित कर दिया है और उन्होंने वहीं से मैसेज दे दिया है। पसीना से लथपथ चिराग पासवान जब ये कह रहे थे कि हम सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं करेंगे, और वही चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पे हमारे ही रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आप, सुनने में आ रहा है कि दल बदल सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, आप दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो 2020 में नहीं गए तो अब कहां जाएंगे। 2020 में उनके पास मौका भी था, दस्तूर भी था, संख्या भी थी और कारण भी था, लेकिन तब उन्होंने फैसला नहीं लिया कि वो महागठबंधन चले जाएं, तो अब फैसला कैसे लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान ने दो बातें कही है और दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बात को लेकर के ये स्थापित जरूर हो जाता है कि चिराग फिर होंगे एनडीए से बाहर। ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो नई गठजोड़ बनी है, नई दोस्ती बनी है, जो कहीं ना कहीं अमित शाह के उस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है, बिल्कुल उससे अलग है, उसको देख करके ये लगता है कि मोदी ने नीतीश कुमार की वो शर्तें मान ली हैं और जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान के लिए एक अवसर बनता जरूर नजर आ रहा है। जब वो एनडीए गठबंधन में अपनी शर्तों पर अगर रहना चाहें तो एनडीए गठबंधन में उनके लिए अवसर बहुत कम है या फिर स्पेस बहुत कम नजर आता है, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार ने 122-121 का फॉर्मूला दिया है और ये अगर नरेंद्र मोदी मान लेते हैं तो 121 सीट में नरेंद्र मोदी कितना सीट देंगे चिराग पासवान को और कितने में मना लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों को लेकर के चिराग पासवान की चिंताएं भी बढ़ी हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया है और ये उनके सामने प्रण किया है कि वो सम्मानजनक सीट पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वो उसके लिए फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और इन सारी बातों के साथ साथ अब ये समझ में आने लगा है कि जो हम बार बार ये बता रहे हैं, या पंचनामा के माध्यम संपादक नमन मिश्रा जी ने जो बताया हो कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बार बार कहीं ना कहीं आड़े आ जा रहा है एनडीए गठबंधन के, और यहीं आकर के 5 दलों का ये पांडवों का ग्रुप जो है वो छटकता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटों को लेकर के मारामारी और सीटों के समझौते नहीं होने के कारण जितने दिनों तक इसको टाल लिया जाए और कहा जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये सिर्फ
मृग तृष्णा है, भुलावा है और लोगों को ठगने की कोशिश है या खुद को समझाने का एक जरिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी को पता है कि 243 सीटों में से किसे क्या मिलनी है और कितनी सीटें बच जाती हैं। 100 सीटों से कम न तो भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहेगी, न नीतीश कुमार लड़ना चाहे, और बाकी 41 में से अगर किसी को भी 5 या 2 सीटों पे समझाना चाहेंगे तो ये संभव इस बार नहीं लगता है, क्योंकि सबको लगता है कि ये इस पूरे आजाद भारत का, जो 70 साल से ऊपर का आजाद भारत हो गया, आने वाले जो 25 साल होंगे, जब 125 साल 2047 में मनाएगा भारत अपनी आजादी का, तो उससे पहले ये 20-25 साल जो बच रहे हैं, ये साल टर्निंग पॉइंट होंगे। और बिहार से ही वो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि जेपी के आंदोलन के जितने भी अनुयायी थे या नेता निकल करके आए थे, उन सभी का समय समाप्त हो रहा है, उम्र समाप्त हो रहा है और नई पीढ़ी आने के लिए तैयार है। ये नई पीढ़ी जो फैसला करेगी, उसी के आधार पर ये बिहार और देश आगे बढ़ेगा। चिराग पासवान के पास एक मौका है, वो जान रहे हैं कि इसके बाद क्या होना है और बिहार की राजनीति देश की राजनीति के साथ किस तरह सामंजस्य बिठाएगी। बिहार में जो परिवर्तन होंगे उसके लिए उन्होंने अपना तो तय कर ही लिया है कि 2030 में वो बिहार के लिए वापस आएंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां बनती है तो 2025 में भी आ सकते हैं, जैसा कि उनकी पार्टी की तरफ से स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। 10 एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा इसको रखा गया है 6ठे नंबर पे। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान के बयानों से यह साफ हो गया कि एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौता में अभी भी पेच फंसा हुआ है, सुलझा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।